So oogenesis. Oogenesis is a process of formation of oocytes. फीमेल एग का फॉर्मेशन को हम oogenesis कहते हैं. So this is a story of Miss Aggie's birth and maturation. We are studying 5th episodes of our virtual love story of Mr. Sperm and Miss Aggie's love story. So let's begin. oogenesis को बताने से पहले आपको थोड़ी सी दो टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है कि हिप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं और मियोसिस और मिटोसिस डिवीजन क्या होता है. तो व्हाट आर द हिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स? Diploid cells have one set of chromosomes and they are denoted as N. Diploid cells have two sets of chromosomes and they are denoted as 2N. तो क्या है, जो आपके डिप्लॉइड सेल है इसके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और जो आपका हिप्लॉइड सेल है उसके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. तो जिसमें एक सेट होता है उसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, जिसमें दो होते हैं उसको हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं. Now, what is mitosis division and what is meiosis division? Mitosis division mostly asexual reproduction होती है. दूसरा ये प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, ये एक सेल हुआ, एक सेल इसके अंदर मेटाफेज हुआ. मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट एंड देन दे डिवाइड. तो शुरू में भी 4 क्रोमोसोम्स थे, 2 सेट थे और यहाँ पर भी 2 सेट मिलेंगे हमें. दिस इज मिटोसिस डिवीजन. मियोसिस डिवीजन क्या होता है? दिस इज बेसिकली हैपन्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स. इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स इन विच क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस. इसके अंदर क्या है, जो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल जिसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एंड हिप्लॉइड सेल जिसके अंदर सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला सेल जो है वो मियोसिस डिवीजन करके सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला सेल बन जाएगा. और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो 4 जो है स्पर्मेटिड बनाते हैं. ऐसे ही हमारा जो oogenesis के अंदर क्या होता है, जो एक हिप्लॉइड सेल है वो जो 2 सेल हैं वो सिर्फ एक ही सेल बनाते हैं. वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे. तो मियोसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, मियोसिस के अंदर पहला होता है प्रोफेज 1. इसके अंदर क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन होते हैं. और सेकंड में मेटाफेज 1, इसके अंदर अलाइनमेंट चेंज होता है. थर्ड एंड फोर्थ फेज एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. इसके अंदर क्या होता है, ये 2 में डिवाइड हो गए. और उसके बाद नेक्स्ट इसको मियोसिस 1 बोलते हैं. देन इज मियोसिस 2. इसमें क्या है, 4 में डिवाइड हो जाते हैं. और दीज ऑल 4 आर हिप्लॉइड सेल्स. इसकी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ओवरव्यू आपको जानना ज़रूरी है मियोसिस और मिटोसिस का, वो हमने पढ़ लिया है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज oogenesis. Oogenesis is the formation of ovum or egg. Means the process of formation of ovum or egg is known as oogenesis. It starts in the ovaries of fetus before birth. Now this is really important कि ये जो प्रोसेस है बच्चे के पैदा होने से पहले ही इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड इज द प्रोसेस बिगिंस ड्यूरिंग फेटल पीरियड इंट्रायूट्राइन लाइफ बिटवीन 4 to 8 वीक्स. मीन्स जब बच्चा 4 से 8 हफ्ते का होता है तभी ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब बच्चा मदर के वोम में है. फीमेल्स ऑलरेडी बोर्न विद अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन प्री मॉडल फॉलिकल्स. फीमेल्स जो है लगभग 1 मिलियन फॉलिकल्स के साथ पैदा होती हैं. उसके बाद प्यूबर्टी तक आते आते इसमें से आधे से ज़्यादा जो है डिजेनरेट कर जाते हैं और 3 से 4 लाख जो है हमारे पास ओगोनियम बचते हैं, जो आगे जाके सिर्फ 300 या 500 ही यूज होते हैं. इनमें से बाकी सभी डिजेनरेट कर जाते हैं. ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में सिर्फ 300 से 500 तक यूज होते हैं. व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ? फीमेल का जो पुबर्टी एज है 12 से 16 साल होता है. मैंने आपको बताया था मेडिकल साइंस में कोई भी एक फिक्स डिजिट नहीं दी जाती, एक रेंज दी जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स में यूनिकनेस बहुत है. तो कोई फीमेल जो है 12 साल में पुबर्टी पे पहुंच जाती है, कोई 14 साल में पहुंचती है और कई 16 साल में पहुंचती हैं. तो दिस इज अ रेंज 12 से 16 साल. ऐसे ही मेनापोज होता है. मेना मीन्स
मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पोज मीन्स स्टॉप। जहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे स्टॉप लग जाए उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और मेनोपॉज एज कब आती है? 45 से 55 साल। मीन्स कई फीमेल्स में सिर्फ 45 साल में आ जाती है, कईयों में 50 साल में आती है, कईयों में 55 साल के में आती है। तो हम इसका जो मैक्सिमम रेंज देखें कि एक फीमेल है जिसमें 12 साल में प्यूबर्टी आई और 55 साल में मेनोपॉज आया, तो इस पूरे बीच जो उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड होगा उसके अंदर लगभग 500 के करीब जो है ओगोनियम सेल्स यूज होंगे, बाकी जो सभी हैं वो डिजनरेट कर जाएंगे। ऐसी अगर हम मिनिमम देखेंगे कि 16 साल में उसको लेट शुरू हुई लेकिन जल्दी ख़त्म हो गई, तो लगभग 300 सेल्स यूज होंगे। और जो ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मिलियन, 3 लाख, 4 लाख, ये कई बुक्स में डिफरेंट मिलेगा आपको, कई वेबसाइट पर भी डिफरेंट मिलेगा। इस नंबर की डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है, बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। Now, what are the stages of oogenesis? There are basically 5 stages of oogenesis. First stage is the germinal epithelium cells divide repeatedly until many diploid oogonia are formed. इसमें क्या होता है कि जो आपके जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं वो जो हैं डिवाइड होते हैं। दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, ये अपनी डिवीजन करते चले जाते हैं और अपने रेप्लिकेट होते चले जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इस तरह से ये रेप्लिकेट करते चले जाते हैं। और ये प्रोसेस कब होता है? ये बिफोर बर्थ होता है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में 4 से 8 हफ्ते का जब बच्चा होता है तब शुरू हो जाता है। सेकेंड स्टेज इज द ओगोनिया ग्रो टू फॉर्म प्राइमरी oocyte दैट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स। अब ये क्या कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब तक जो आपके ओगोनिया हैं, प्राइमरी सेल्स हैं, वो ग्रो करते हैं और उनके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है। दिस इज अ कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर कवरिंग। ठीक है, तो इन सेल के ऊपर कवरिंग आ जाती है जिसको हम फॉलिकुलर कवरिंग बोलते हैं और प्रीमोडल फॉलिकल बोलते हैं इसको। नाउ थर्ड स्टेज में क्या होता है? द oocyte अंडरगोज द फर्स्ट meiotic डिवीजन टू बिकम सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसके अंदर क्या है? पहली बात, जब एक फीमेल का बर्थ हुआ तब जो प्राइमरी oocyte जो बने हुए हैं एट बर्थ पे वहीं पे रुक जाएंगे और प्यूबर्टी तक कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। प्यूबर्टी आने पर जब हार्मोनल चेंजेज आएंगे फीमेल की बॉडी में तभी जो है ये oocytes में चेंजेज आना शुरू होगा। तो इसमें क्या होता है? और दूसरी बात, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है, इसके अंदर हमें 2 साइकिल इकट्ठी पढ़नी है। एक तो जो ये सेल है, जो ये ओगोनिया है, इसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, इसकी कैसे जिनेसिस होती है, इसको हम बोलते हैं oocytogenesis। मीन्स oocytes का कैसे सेल्स से जनरेशन होता है। दूसरा, जो इसके ऊपर हमने कवरिंग पढ़ी जिसको हम फॉलिकल बोलते हैं, इस फॉलिकल्स में भी चेंजेज आते हैं, फॉलिकल्स में भी ग्रोथ होती है, चेंजेज आते हैं। तो इस फॉलिकल्स में जो चेंजेज आते हैं उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। तो ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे चलते हैं, अंदर सेल में भी चेंज आता है और ऊपर की कवरिंग जिसको हम फॉलिकल बोलते हैं उसमें भी चेंज आता है, उसको हम फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं। और अंदर सेल्स में चेंज आने को हम oocytogenesis बोलते हैं। और oocytogenesis और फॉलिकुलोजेनेसिस ये दोनों प्रोसेस मिलकर oogenesis बनाते हैं। So, in the fourth stage, what happens? In the fourth stage, only follicle structure will change. What happens with the follicle structure? The follicle cells surrounded the primary follicle develop into the secondary follicle. The follicle layer of the secondary oocyte thickens and folds to form the graphene follicle. अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका ये प्राइमरी, देखो यहाँ से देखें इसको, दिस इज oocyte, इसके ऊपर ये फॉलिकुलर लेयर है, एंड दिस इज प्राइमरी oocyte और इसके ऊपर ये फॉलिकल लेयर है जो थोड़ी सी थिक हो गई है। ठीक है, लेकिन इसको हम यूनिलैमिनर फॉलिकल लेयर बोलते हैं। उसके बाद ये मल्टीपल बनती है, इसको मल्टीलैमिनर प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब यहाँ से जो हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि जो सेल्स की ग्रोथ है फॉलिकल की ये और बढ़ जाती है और ये थिक हो जाती है। ठीक है, और इसकी 2 लेयर बनती हैं, ऊपर वाली को थिक का इंटरना बोलते हैं और बाहर वाली को थिक का एक्सटर्ना बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनकी ग्रोथ और बढ़ जाती है और उनके बीच में एक ये खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ब्लैंक स्पेस, दिस इज एंट्रम, दिस स्पेस इज नोन एज एंट्रम। दैट्स वाई दिस फॉलिकल इज ऑल्सो नोन एज एंट्रम फॉलिकल और दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिन फॉलिकल और दिस इज ऑल्सो नोन एज फेस्कुलर फॉलिकल। सो
इन दिस द ग्राफीन फॉलिकल बिकम्स मेच्योर, इट विल मूव। उसके बाद क्या होता है, ग्राफीन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाता है, इट विल मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ओवरी, ओवरी की सरफेस की तरफ जाएगा और रप्चर हो जाएगा, रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देगा। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट समझने की क्या बात है कि दिस इज सेकेंडरी ओसाइट, इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, ये कवरिंग। यहाँ आप देखेंगे तो एक ब्लैक कलर की कवरिंग आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस कवरिंग को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और इसके ऊपर जो है आपको जो कवरिंग दिख रही है वो है आपके फॉलिकल्स। तो जब ये रप्चर होता है, फॉलिकल्स रप्चर, फॉलिकल लेयर जो है वो हट जाएगी इसके ऊपर से, और जो ये सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट आपका जोना पेलुसिडा के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही क्या कहता है, सेकेंडरी ओसाइट दैट हैज कंप्लीट मियोसिस 2 व्हेन इट इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। अब क्या है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये अभी तक ओव्यूम नहीं बना है, दिस इज अ सेकेंडरी ओसाइट। अभी ये कहता है कि ये बाहर निकला, रप्चर होके फॉलिकल लेयर पीछे रह गई और ये फ्लोपियन ट्यूब में आया, फ्लोपियन ट्यूब में वेट करेगा। अगर स्पर्म आता है और स्पर्म इस जोना पेलुसिडा लेयर को क्रॉस करता है, तभी जो ये सेकेंडरी ओसाइट है ये ओव्यूम में और एक पोलर बॉडी में, एक छोटी सी पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अब जो ये ओव्यूम है, ओव्यूम के साथ स्पर्म इसमें एंटर होगा और जाइगोट बनेगा और आगे चल के जो एक बच्चे में ग्रो होगा, ठीक है। इस पोलर बॉडी का क्या होगा, ये पोलर बॉडी क्या होती है पहले तो ये बताऊँ मैं आपको, कि जो सेल है ये जब दो में डिवाइड होगा तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म का मेन हिस्सा जो है आपका ओव्यूम के साथ चला जाएगा, और जो दूसरा सेल है उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं बचेगा, सिर्फ अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। तो आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सेल के अंदर के एक तो ऑर्गेनेल्स को रहने के लिए जगह देता है, दूसरा अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे सेल्फ को न्यूट्रिशन मिलता है और सेल्फ की नॉर्मल गतिविधियाँ चल सकती हैं। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं है तो ये आगे चल के धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ आपका ओव्यूम और स्पर्म का मीटिंग हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर ये स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा। स्पर्म अगर नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये एज इट इज जो है सेकेंडरी ओसाइट डिजनरेट कर जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ओव्यूम निकलेगा ही नहीं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको सिंपली समझाऊँ तो देखो, इसको समझने की बात क्या है कि इसके अंदर यूँ लगा लें कि आप दो सेल हैं, एक तो ये ओव्यूम है और ये पोलर बॉडी है, ठीक है। आपको जनरल लैंग्वेज में समझाऊं कि एक तरह से ये अंदर दुल्हन बैठी है और उसकी फ्रेंड बैठी है, उसके ऊपर ये कवरिंग है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेड मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग है जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। तो जैसे ही स्पर्म आएगा, इस जोना पेलुसिडा को क्रॉस करेगा, वैसे ही जो ये फ्रेंड है बाहर निकल के अलग चली जाएगी और ओव्यूम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया हो, फिर भी समझ में नहीं आया तो अभी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे इसको। तो इसमें क्या है, देखें, उगोनियम होते हैं स्टेम सेल्स या जर्म सेल्स जिसको बोलते हैं, इनका रेप्लिकेशन होता है कब शुरू होता है, बिफोर बर्थ, 4 से 8 हफ्ते के जब बच्चा होता है तभी शुरू हो जाता है, और प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। प्राइमरी oocyte जो हैं वो बच्चे के पैदा होने तक थोड़ी सी ग्रोथ करते हैं और उसके बाद जो ये प्रोसेस है वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ये बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने से जो आपके प्यूबर्टी तक जो ओवरी हैं इनएक्टिव रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका फॉलिकल आप देख पा रहे हैं कि प्रीमोडियल फॉलिकल हम बोलते हैं यहाँ पर प्राइमरी oocyte के ऊपर, ये प्रीमोडियल फॉलिकल ही रहता है चाइल्डहुड में भी, इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं होती। और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होते हैं फीमेल बॉडी में, तब क्या होता है, तब सबसे पहले जो प्राइमरी फॉलिकल है, इन फॉलिकल्स में ग्रोथ होनी शुरू होती है। प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल या वेस्कुलर फॉलिकल या एंट्रम फॉलिकल बोलते हैं हम। एंट्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये ब्लैंक स्पेस बनता है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस इज सेकेंडरी oocyte, इसके ऊपर एक जो ये रेड कलर की कवरिंग है, दिस इज जोना पेलुसिडा, एंड ये जो बड़ी कवरिंग है रेड कलर की, दिस इज द फॉलिकल्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये फॉलिकल कवरिंग टूटेगी और सेकेंडरी oocyte
जोना प्लेसूडा वाली कवरिंग के साथ बाहर आ जाएगा, प्लस इसके साथ एक पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी का क्या होगा, पोलर बॉडी दो में डिवाइड होगी, उसके बाद डिजनरेट कर जाएगी। उसके बाद जो सेकेंडरी ओसाइट है, अगर यहाँ पर स्पर्म इसके अंदर एंटर हुआ जोना प्लेसूडा के अंदर, तो इसमें से एक पोलर बॉडी बाहर निकलेगी और डिजनरेट कर जाएगी, और ये ओव्यूम निकलेगा स्पर्म के साथ और इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं डायग्मेटिकली। ये दिस इज ओगोनियम, इसके अंदर क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुई, मल्टीप्लिकेशन हुई और ग्रोथ हुई, प्राइमरी ओसाइट बना। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ, ये इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर हुआ। यहाँ पर बच्चा जो फीमेल है पैदा हुई प्राइमरी ओसाइट के साथ। उसके बाद जो है ये प्रोफेज 1 मिटोसिस की जो स्टेजेस थी उसमें प्रोफेज 1 तक ये स्टेज पहुँचती है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, और जब फिर थर्ड स्टेज तब शुरू होती है जब फीमेल की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। तब ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदलता है, सेकेंडरी फॉलिकल वेस्कुलर फॉलिकल या ग्राफिन फॉलिकल में बदलता है। और क्या होता है, ये ग्राफिन फॉलिकल से फिर जब ये बाहर निकलता है ग्रो करके, तो सेकेंडरी ओसाइट निकलता है और एक पोलर बॉडी निकलती है। पोलर बॉडी फिर दो में डिवाइड हो जाती है और डिजनरेट कर जाती है। और सेकेंडरी ओसाइट का क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट की जोना प्लेसूडा लेयर में जैसे स्पर्म एंटर करता है तो ओव्यूम और स्पर्म इकट्ठे हो जाते हैं और एक पोलर बॉडी बाहर निकल जाती है। और उसके बाद ये ओव्यूम और स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाते हैं। इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच हो जाते हैं और डिप्लॉइड सेल बन जाता है वापस से, और उसके बाद इनमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ होती है। अब हम इसको फॉलिकुलोजेनेसिस को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। दिस इज ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होता है, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स में ग्रोथ होती चली जा रही है, और यहाँ पे ये सेकेंडरी फॉलिकल आ गया। सेकेंडरी फॉलिकल से हमारा ग्राफिन या एंट्रम फॉलिकल बना, और यहाँ पर हमारा ओव्यूम जोना प्लेसूडा लेयर के साथ बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद हमने पढ़ लिया कि फ्लोपियन ट्यूब में गया, फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई, ये स्पर्म आ गया, हनी लेट मी इन अंदर आया तो इसकी फ्रेंड बाहर निकल गई और ओव्यूम और स्पर्म अलग निकल गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जब ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो उस फॉलिकल के साथ क्या होता है, फॉलिकल के साथ जैसे हम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ये फॉलिकल से जब ओव्यूम निकल के चला जाता है, सेकेंडरी ओसाइट निकल के चला जाता है तो ये वाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें इन्फ्लामेशन आनी शुरू होती है जिसको हम कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फॉलिकल को, कॉर्पस लूटियम। उसके बाद इसमें डिजनरेशन होनी शुरू हो जाती है, और इस डिजनरेशन की स्टेज को हम कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस एंड oocytogenesis। अब oogenesis और spermatogenesis में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट पुबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस पुबर्टी की जो एज होती है मेल की उसमें शुरू होती है और एंड्स एट डेथ। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो जब तक एक मेल जिएगा तब तक होती रहेगी। वो मेल चाहे 60 साल जिए, 80 साल जिए, 90 साल जिए, 100 साल जिए, 110 साल जिए, जब तक जिएगा उसके अंदर स्पर्म्स, उसकी टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते रहेंगे। लेकिन oogenesis में क्या होता है, oogenesis सबसे पहली बात तो जब बच्चा पेट में होता है 4 से 8 हफ्ते की फीमेल होती है तभी शुरू हो जाती है। दूसरा, ये मेनापोज पे जाके एंड हो जाती है। ठीक है, मेनापोज की एज, मेनापोज मैंने आपको बताया, मेना मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पोज मीन स्टॉप। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है कब होती है, 45 से 55 साल की एज में। किसी फीमेल में 45 साल में स्टॉप हो जाएगी, किसी में 48 में स्टॉप होगी और किसी में 55 साल में जाके स्टॉप होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 1 स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूसेस 4 स्पर्म। इसमें क्या देखा था हमने, देखो दिस इज स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, इनसे 4 स्पर्मेटिड्स बने, इन 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बने। लेकिन इसमें क्या होता है oogenesis में, 1 ओगोनियम प्रोड्यूसेस ओनली 1 ओव्यूम। इसमें क्या था, ओगोनियम से प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बना और एक पोलर बॉडी बनी। पोलर बॉडी आगे 2 में डिवाइड हुई और उसके बाद डिजनरेट होगी। उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट के बाद जब स्पर्म आया तो ओव्यूम बना और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी। तो एक ओगोनियम से ओनली एक ओव्यूम बना। यहाँ एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बने हैं हमारे। थर्ड जो डिफरेंस है वो क्या है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस एट ए टाइम। ठीक है, इसमें क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारी हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं टेस्टिस के अंदर जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इकट्ठे प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन oogenesis के अंदर क्या है, ओनली 1 ओव्यूम प्रोड्यूस्ड मंथली। एक महीने में सिर्फ एक ही ओव्यूम प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस।
So here now our bride is ready, Miss Aggie, and our groom is also ready, Mr. Spum. But this love story is not that easy. अब ये दोनों तैयार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों की मीटिंग हो जाएगी। जैसे बहुत सारी टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ में होता है कि हीरो हीरोइन से प्यार करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त विलन की एंट्री होती है जो इन्हें मिलने नहीं देता। एक कहावत भी है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ ले कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। हमारी रियल लाइफ में भी बहुत सारे विलन्स होते हैं जिस वजह से इनकी मीटिंग नहीं हो पाती। और उसके बाद क्या होता है टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ में, जब मीटिंग नहीं हो पाती तो हीरोइन रोती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मेंसेज आएंगे फीमेल में, ठीक है। दूसरा, हीरो क्या करता है, हीरो अपने कैरियर में ग्रोथ करता है, खुद को कैपेबल बनाता है हीरोइन के, और उसके बाद भी विलन नहीं मानता तो विलन से फाइट करता है और लड़ता मरता झगड़ता हीरोइन के पास पहुंच जाता है। उसी तरह से जो मेल बॉडी है उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो उनको मोटिवेशनल फोर्स देते हैं करियर में ग्रोथ करने के लिए, खुद को कैपेबल बनाने के लिए। और उसके बाद जब मेल और फीमेल की मीटिंग होती है तब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं और वहाँ पर स्पर्म्स का स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल शुरू होता है। तो वो लड़ते झगड़ते मरते हुए मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर होते हैं और जब पहुँचते हैं तो सिर्फ 1 लकी स्पर्म ही मिस एगी तक पहुँच पाता है। तो ये सब प्रोसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उससे नेक्स्ट एपिसोड में फर्टिलाइजेशन, कि हाउ दिस स्पर्म्स स्ट्रगल and how only one lucky sperm can meet Miss Aggie. Hope you must be enjoying these lectures as I'm trying my best to make it enjoyable. Thank you for listening attentively. Stay tuned and subscribe the channel for quickest notification of next episodes. Thank you.